जैसे कि इसके पहले आप इसके बाद आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है, जैसे कि आपका दिल्ली सल्तनत पढ़ाया जा चुका है, जिसमें गुलाम वंश, तुगलक वंश, उसके बाद खिलजी वंश और लोधी वंश, ये वो है जिसके बाद आते हैं। ठीक, उसके बाद मात्र एक वंश बचेगा मुगल वंश। मुगल वंश बाद पूरी मध्यकालीन इतिहास समाप्त। इधर वो है जहां प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। प्राचीन इतिहास समाप्त होने के बाद मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से होती है, जब भारत पर हिंदुओं का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होता रहता है और धीरे धीरे मुसलमानों का वर्चस्व चालू होता है। जैसे कि आपने प्राचीन इतिहास में कई सारे लोगों को पढ़ा है, जैसे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश, शुंग वंश, ये जितने वंश आपने देखा, सब आपने देखा होगा हिंदुओं का शासन था। इसमें जितने लोग थे सब भारत के थे, और भारत में लोगों ने क्या किया, छोटा छोटा कबीला था, कबीला मिलकर का थोड़ा सा जनपद बना, जनपद के बाद फिर बड़े राज्य बने। इन राज्यों पर अधिकार करने के लिए पहले ग्राम सभाएं हुआ करती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए, तो राज्य बनने के बाद उसका शासन करने वाले लोग बढ़ते चले गए। तो जैसे भारत धीरे धीरे समृद्धशाली, तो भारत पहले से ही था, ये बात आप एंशिएंट हिस्ट्री में पाएंगे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आप आर्थिक में पढ़ें कि भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। जो चीज आप आधुनिक में देखेंगे वास्तव में ये था कि मध्यकालीन इतिहास में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और मध्यकालीन इतिहास में ये देखा गया जी कि जो भारत में लोग थे, तैमूर, उसके बाद अरब शासन में आ गया, यहाँ पे सबसे पहले आया था उबैदुल्लाह, उसके बाद इस मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर तुर्कों में आ गया अलब्तगीन था जो मेन शासक था, उसके बाद फिर महमूद गजनवी आता, फिर गोरी आता है। ये लोग भी भारत में जब वापस आए थे तो सिर्फ और सिर्फ लूटने की नीयत से आए थे। इनको पता था कि भारत हम क्यों जा रहे हैं। ये गरीब देश थे, गरीब देश थे, और ये भारत अमीर बनने के लिए आए थे, और ये भारत से लूट करके वापस चले गए और अपने साम्राज्य को इतना बेहतरीन बना दिए थे यहाँ के पैसे से, जो पैसे यहाँ से लूट गए थे। तो आप इस इतिहास के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि इनका मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट था और कोई मकसद इनका नहीं था। तो भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे आप, और किसका पढ़ेंगे, तुर्कों का आक्रमण। यही तुर्क, ये जो तीन तुर्क आप देख रहे हैं, जैसे ये तुर्क आगे बढ़ेंगे एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा गुलाम वंश। फिर वहां से दिल्ली सल्तनत बनना शुरू कर दिया, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया। ठीक, तो आज की क्लास शुरू होती है, इसमें है क्या, तो अरबों द्वारा सिंध पर विजय। सिंध मतलब पंजाब से स्टार्ट करेंगे, उधर हम पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी अपना हिस्सा था, मुल्तान, लाहौर, ये सब अपना हिस्सा था। तो सिंध भी एक प्रांत था पंजाब को, जो पाकिस्तानी प्रांत पड़ता है। तो सबसे पहले पहला भाग में पहला मुस्लिम आक्रमण था 711 ईस्वी में। एक व्यक्ति आक्रमण किया जिसका नाम था उबैदुल्लाह, लेकिन वो फेल हो गया, जीत नहीं पाया। फिर उसके जस्ट बाद एक और आक्रमण था 711 ईस्वी में बुदैल। ये भी आक्रमण 711 में दो होता है, एक उबैदुल्लाह और एक दुबैल, लेकिन दोनों क्या होते हैं, असफल। अगर एग्जामिनेशन में सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ था, तो उबैदुल्लाह से ही है, लेकिन सफल आक्रमण दोनों का नहीं था, न तो उबैदुल्लाह का न तो बुदैल का। लेकिन इन दोनों के आक्रमणों ने भारत पर आक्रमण करना अन्य लोगों को सिखा दिया। हर युद्ध से, जितना भी आप इसमें पढ़ेंगे चीज देखेंगे आप कि आगे वाले जितने युद्ध लड़ने आ रहे हैं सब पीछे से कुछ ना कुछ सीख करके आ रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों ने कभी नहीं सीखा यहाँ से। ये गलती पृथ्वीराज चौहान करेगा कि उन्होंने अपने पिछले युद्ध से कुछ नहीं सीखा, लेकिन गोरी सीखेगा और इसलिए पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। आगे आप देखेंगे इसको, तो देखिए 712 ईस्वी पहला सफल आक्रमण, 712 ईस्वी कब हुआ था, 712 ईस्वी पहला सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये पहला सफल आक्रमण था। उस समय जो शासक थे सिंध पर, वो ब्राह्मण वंश के शासक थे जिसका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था, राजा दाहिर। देखिए ये भारत में क्यों आए, मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्यों आए, इसके भारत में आने के दो कारण थे। सबसे पहला कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, पहला कारण था। दूसरा कारण यह था कि जिन क्षेत्रों से आए थे वो क्षेत्र बहुत ही गरीब था, और भारत उस समय भी सोने की चिड़िया कही जाती थी। इनका दूसरा मकसद यह था कि भारत से लूट मार करके यहाँ के राज को लेकर के अपने यहाँ जाएंगे और अपने क्षेत्र को क्या बनाएंगे, धनवान बनाएंगे। ये दो मुख्य मकसद थे, एक यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा क्या था, अपने क्षेत्र क्या करना, धनवान बनाना। इस मकसद से 713 ईस्वी में, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आ गया और जीत लिया, इसने सिंध को जीत चुका है। किसको जीत चुका है, सिंध, राजा दाहिर हार चुके हैं। 713 में इसने मुल्तान को भी जीत लिया। किसको जीता, मुल्तान। मुल्तान उस समय का एक ऐसा प्लेस था जहां पर अकूत सोना प्राप्त हुआ। इतना सोना, कहते इतिहासकार लिखते हैं कि इतना सोना मोहम्मद बिन कासिम ने कभी नहीं देखा था जितना उसने अकेले मुल्तान में ही देख लिया।
जब उसने कहा सोना मुल्तान में देखा तो इसने इसका नाम ही बदल दिया और इसको इसने क्या लिखा, स्वर्ण नगरी। क्या कहा गया? स्वर्ण नगरी। किसको कहा उसने? मुल्तान को। उसके बाद देखिए यहाँ तो यही नहीं पहुंचा, उसके बाद अच्छा इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम के केवल सिंध तक पहुंचे, तो उसके आगे नहीं जा सके, केवल सिंध तक। इसके पीछे कारण क्या था? देखिए इसके पीछे कारण था कि इसके पूर्व क्षेत्रों में, सिंध के पूर्व क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, जो ये बहुत ही मजबूत शासक थे। उन्होंने इनके विस्तार को वहीं पर रोक दिया। कहां तक? मात्र मुल्तान तक। तो मुल्तान से आगे न बढ़ने के प्रमुख कारण कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इनका 2 स्थान तक सीमित रह गए, एक मुल्तान और एक कहां? सिंध। अच्छा जब ये मुल्तान सिंध तक इनका विजय हो गया तब इन्होंने अभी के मकसद था यहाँ से पैसा लेकर वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना नियत बाद में चेंज कर दिया। अब क्या किया? उन्होंने अपने यहाँ के लोग को यहाँ बसाना शुरू कर दिया और एक नई जाति पैदा की जिसका नाम था करमातिया जनजाति। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि करमातिया का संबंध किससे है या करमातिया क्या था, तो जिसका सीधा अर्थ होता है करमातिया का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से था। और ये कौन था? ये करमातिया वो लोग थे जिसको इन्होंने अपने क्षेत्रों से लाकर सिंध और कहां बसाया था? मुल्तान। और ये लोग एक नए धर्म की उत्पत्ति, इसका नाम क्या था? करमातिया। नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ करमातिया। 714 ईस्वी में अरब के खलीफा ने उसको बुला लिया, नाराज हो गया था अरब खलीफा इससे। तुर्कों को जो मेन रूप से वही अरब का खलीफा मुख्य होता था। अरब का खलीफा किसी बात से लेकर मोहम्मद बिन कासिम से नाराज हो गया और वापस उसको बुला लिया। ये कहते हैं कि रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? इसके बाद दूसरा कोई आता भी नहीं। अगर प्रशासनिक प्रभाव देखा जाए तो इसने यहाँ आने के बाद किया क्या? इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर की शुरुआत की, जो आप बाद में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी शुरू करेगा। जजिया कर जिसने शुरुआत कर दिया था। और किसको किसको जजिया कर नहीं देना पड़ता था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता था कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लाया गया जजिया कर किसको किसको नहीं देना पड़ता था। ये नहीं, महिलाओं को नहीं देना पड़ता था, अपाहिज को देना पड़ता था, ब्राह्मण्स को, बच्चों को, बेरोजगारों को, इसको इन लोगों को देना नहीं पड़ता था। दूसरा भी बताया आपको कि करमातिया जो था नई संप्रदाय करमातिया, इसकी शुरुआत भी किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। तीसरा महत्वपूर्ण चीज जो आप कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि खजूर किसकी देन है? खजूर किसकी देन है? खजूर और ऊंट पालन दो की शुरुआत किसने करवाया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने भैया? मोहम्मद बिन कासिम। किसकी? खजूर और ऊंट पालन। किसकी? खजूर और ऊंट पालन दो शुरुआत किसने कराया था? मोहम्मद बिन कासिम। कंफर्म हो गया? ऊंट और उसकी शुरुआत की थी। सिंध विजय की जानकारी का विस्तृत स्रोत हमारे पास क्या है? एक किताब जिसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। जिसमें मूल रूप से जो अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसका फारसी अनुवाद कराया था अब्दुल्ला कोफी ने। किसने कराया था? अब्दुल्ला कोफी ने। इसी चचनामा में जो किताब है, इसी में हमको पता चलता है कि अरब लोग भारत में आक्रमण किए। उसके बाद एक प्रसिद्ध ग्रंथ, अच्छा अरबी लोग सिर्फ ऐसा नहीं था, एक बात और क्लियर करिए, भारत को सिर्फ इसलिए सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था कि यहाँ पैसा बहुत था, यहाँ दौलत बहुत थी, बल्कि इसलिए भी कहा जाता था भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की किताबें, भारत की रचनाएं ये विश्व प्रसिद्ध थी। जैसे विष्णुदत्त के द्वारा लिखी किताब है पंचतंत्र, नाम सुना होगा आपने, कहानियों का संग्रह था। अभी मध्य का इतिहास में आप इसको पढ़ेंगे, पूरा का पूरा इतिहास में आप जानेंगे कि लगभग जितने राजा महाराजा थे सब शाम को जब बैठते थे तो वो लोग पंचतंत्र की कहानियों को सुनाया करते थे। क्योंकि उन लोग को संस्कृत तो आता नहीं था, इसलिए उसको उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद करा था कि पूरे की पूरे लोग भाषा में भाषा क्या रहेगी? अरबी। क्या रहेगी? अरबी। पंचतंत्र की अरबी अनुवाद करा था। इसका नाम था कल्ला कदम्बा, नाम से उन्होंने किया था। इसका किसका? पंचतंत्र। क्लियर हो गया? तो अरब पर सिर्फ एक बंदे क्या, 3 बंदे आपने जाना, एक उबैदुल्लाह 711, दूसरा 711, क्या है? फिर 712 कौन आता है? सफल रहता है, सिंध पाएगा और कहां तक जाएगा? मुल्तान। उसको कौन रोक देगा? गुर्जर प्रतिहार, इसको रोक देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद फिर शासन का 2 चीज की मुख्य शुरुआत किया इसने, एक करमातिया का शुरुआत किया और एक ऊंट पालन तथा खजूर की खेती, दोनों भारत वाले करना कंफर्म। इसका से समाप्त हो गया। अरब को ही देख करके कुछ लोग और भारत में आए, जिनका नाम था तुर्क। अब ये वो तुर्क है जो भारत में अस्थायी रूप से शासन करना शुरू करते थे। यद्यपि इनका कोई मकसद यहाँ शासन करने का नहीं था, लेकिन जब इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ खुद प्रॉपर्टी है, खुद संपदा है, अच्छा भारत के लोग संस्कृत सभ्यता भी बहुत मानते थे, इसलिए ये लोग उससे भी प्रभावित हुए और इस्लाम धर्म का प्रचार करना बहुत आसान था। क्योंकि इसमें आप देखेंगे
जब आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा तो आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, जैन धर्म पढ़ा होगा, तो आपने वहां जाना होगा कि आखिर धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। जब हमने वैदिक काल पढ़ा तो हमने देखा तो वैदिक काल में सारी परंपराएं सही थी। कर्म के अनुसार जाति हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कर्म के हिसाब से थे। कोई बाह्य आडंबर नहीं था, सब अपने कर्मों के अनुसार कार्य किया करते थे। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। गार्गी याज्ञवल जैसी महिलाएं हुआ करती थी, उस समय विदुषी महिला हुआ करती थी। पुरुषों की स्थिति भी अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। एक सामान्य वैसा जीवन जी रहा था जैसा एक अच्छी जिंदगी होना चाहिए। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते सीमा जी, वैसे इसकी स्थिति खराब होती चली जाती है। उत्तर वैदिक में क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे ना, ये किस आधार पे हो गए थे? जात के आधार पे। पहली चीज, स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब हो गई। स्त्रियों को गणिका कहा जाने लगा। गणिका, इनका सिर्फ उनका एक ही कार्य डिक्लेयर हो गया कि ये सिर्फ परिवार चलाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जात के हिसाब से होने लगे और उसके बाद इनका डिवाइडेशन करने लगे। तो जो निम्न वर्ग था शूद्र, वो ऊप करके अन्य धर्मों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनमें आडंबर ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया, जैन धर्म एक्सेप्ट किया। इसके साथ ही साथ इस्लाम धर्म को भी यहाँ प्रचार करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग इनसे अलग हुए वो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिए। तो इसलिए इस्लाम धर्म का प्रचार करना भारत में बहुत आसान था। इसलिए वो लोग तुर्क वाले जब भी आए तो उनको ये लगने लगा कि इनका मकसद भी धर्म का प्रचार करना था, इनका मकसद भी धर्म का प्रचार करना था। इसलिए ये अपने इस मकसद में पूर्णतः सफल भी। मेरी बात समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्कों के उदय का क्या कारण था? देखिए, तुर्क थे कौन वास्तव में? ये मूल रूप से रहने वाले थे चीन के। कहाँ के? चीन। ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले लड़ाकू और बर्बर जनजाति थे, एकदम प्योर लड़ाकू। शिक्षित बाद में हो गए हैं, बहुत शिक्षित, लेकिन लड़ाकू तब भी थे, बेहतरीन लड़ाकू थे। तो ये बर्बर जनजातियां थी, लड़ाकू जनजातियां थी। कहाँ की? चीन। जो उमैयद शासकों के संपर्क में आने के बाद, उमैयद शासक जब इनके संपर्क में आए, इनको रखना चालू की सेना के रूप में, जब उमैयद शासकों के संपर्क में आ गए तब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके पहले वे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते, एक जनजात थे। क्या थे? जनजात। लेकिन उमैयद शासकों के संपर्क में आने बाद में क्या धर्म स्वीकार किया? इस्लाम। अब देखिए इसकी नींव कैसे पड़ी थी, गजनवी वंश की नींव कैसे पड़ी थी। एक शासक था, इसका नाम था अलब्तकीन। क्या नाम था? अलब्तकीन। ये शासक था, इसकी राजधानी अफगानिस्तान थी। सबसे पहले उसने वहां पर गजनवी वंश की नींव डाली थी। कौन? अलब्तकीन। इसके बाद कई शासक हुए, जिसमें इस्लाक था, इसहाक था, बलतगिन थे, पिराई थे, लेकिन सब अयोग्य शासक। कोई भी ऐसा योग्य शासक, अलब्तकीन के बाद कोई ऐसा शासक अच्छा नहीं हुआ जो इस वंश को आगे बढ़ा सके। बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जब अलब्तकीन की मृत्यु हो जाती है तो उसका दामाद बैठता है सुपुर्दगीन, जिसका दामाद रहता है वो गद्दी पर बैठता है, उनका गुलाम भी था। अच्छा, अलब्तकीन के अंदर एक अच्छाई थी, वो जैसे अलाउद्दीन खिलजी को आपने देखा था कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई ये थी कि वो अच्छे योद्धाओं को पहचानता था। वैसे अलब्तकीन के अंदर भी अच्छाई थी, वो अपने गुलामों में से उन गुलामों को अच्छी तरह छांट लेता था जो अच्छी योद्धा थे। तो उसने एक गुलाम को छांटा जिसका नाम क्या था? सुबुर्दीन, और इसने इसको अपना दामाद बनाया और ये ही वहां की गद्दी पर बैठा। भारत पर सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण करने वाला सुबुर्दीन ही था। कौन था? सुबुर्दीन। जब ये भारत में आक्रमण किया तो उस समय जयपाल शासक था। कौन था? जयपाल। इसने जयपाल को पराजित कर दिया। कौन? सुबुर्दीन। कौन भैया? सुबुर्दीन। अब आता है महमूद गजनवी। कौन भैया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब बैठता, ये ऐसा शासक था। अच्छा, इसे यामनी वंश भी कहा जाता है। यामनी वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये आगे इसको जो उपाधियां मिलती है, यामनी संबंधी दो उपाधियां इसको मिलती है, जो इसीलिए इसको यामनी वंश से भी अटैचमेंट कर कहा जाता है। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में, ये सुबुर्दीन का पुत्र था, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसका मुख्य मकसद देखिए भारत बिल्कुल नहीं था, ये भारत बिल्कुल नहीं करना चाहता, भारत को लूटने के मकसद से आता है। इसका मुख्य अर्थ यह था कि मध्य एशिया जहां के रहने वाला था वो क्षेत्र विकसित हो जाए और उस क्षेत्र में इसका वर्चस्व रहे, यानी किसका? महमूद गजनवी का। ये मध्य एशिया विस्तार करना चाहता था, उत्तर भारत या भारत की तरफ आने, जिसका कोई मकसद नहीं था। यहाँ आता था सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए और लूट कर सारे माल मिल जाके वहां रखेगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे गांव में कहावत होती है, जो जैसा कमाता है वैसा चला जाता है। ये कहानी आप महमूद गजनवी की शादी पढ़ेंगे, ये पूरे के पूरे शहर को जितना खूबसूरती के साथ बसाता है, वो शहर उतना ही खूबसूरती के साथ समाप्त भी हो जाता है। अभी आप देखेंगे इसको।
देखिए मध्य, इसको मुख्य मकसद था मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने था। अच्छा, विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए इसको पूंजी की आवश्यकता थी। तो पूंजी ये प्राप्त कहाँ कर सकता था? सिर्फ भारत से। कहाँ से प्राप्त किया इसने? भारत से। 17 बार इसने आक्रमण किया था, 17 बार इसने भारत में आक्रमण किया था। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी में 17 बार इसने आक्रमण किया। सोच लीजिए, इसका मतलब होता हर 1.5 साल बाद आएगा और युद्ध लड़ के फिर चला जाएगा। रुकता भी नहीं था, आता लूट कर के चला जाता। इसके सिवा से दूसरा कोई मकसद नहीं था। 1000 से 1027 के बीच इसने युद्ध लड़ा था। अब देखिए इसका प्रमुख युद्ध कौन था? पहले एक तो सबसे पहले अपने सुबुकिन भारत में पहला तुर्की आक्रमण था जिसने जयपाल को हरा था। किसको था? जयपाल को हराने के बाद फिर ये शासन देके चला गया। यहाँ पे राष्ट्र शासन तो करता नहीं था, केवल लूटता और यहाँ से चला जाता। 1001 ईस्वी में दोबारा आया। कौन? महमूद गजनवी। इसने पंजाब पर आक्रमण किया और फिर से जयपाल को हरा दिया। जयपाल को हरा दिया तो जयपाल इस बार बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई इसको कि बताइए, एक ऐसे वंश का शासक था जिससे आज तक सबके सब हारते थे, पूरा वर्चस्व था, पूरे क्षेत्र में था कि हाँ कोई राजा उस वंश का है, जयपाल नामक कोई राजा, बहुत प्रतापी राजा है, और वो 2 बार हार गया। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं, उसने आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लिया। जब इसने आत्महत्या कर लिया तो इसके पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था आनंदपाल। क्या नाम था? आनंदपाल। वो गद्दी पर बैठा, वो बेइज्जती करवा दिया, वो हार गया। वो 1009 ईस्वी में वहिंद का पंजाब पे गद्दी बैठता कौन? आनंदपाल। वो बेइज्जती करवाया, वो भी हार गया, गद्दी राजी हो गया। 1008 ईस्वी में एक पहला आक्रमण था जिसको आप ध्यान समझिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 1008 ईस्वी में ये नगरकोट पे हमला करता है, जो पड़ता का हिमाचल प्रदेश में। नगरकोट प्लेस, यहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर था, बहुत अच्छे मंदिर थे और वहाँ पैसा बहुत था। सबसे पहला यह क्वेश्चन आता है कि बुद्धशिखर इसको कब कहा गया? बुद्धशिखर माने मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्या अर्थ होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसको कब कहा गया? 1008 ईस्वी पे इसने नगरकोट में, हिमाचल प्रदेश के स्थित नगरकोट मंदिरों को उसने तोड़ा, वहां लूटपाट की, बहुत सारी मूर्तियों को बिल्कुल तोड़ डाला, और इसलिए इसको उस समय कहा गया बुद्धशिखर। क्या कहा जा लगा? बुद्धशिखर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्लियर हो गया? कब इसको बुद्धशिखर कहा जा लगा? 1008 ईस्वी में, जब इसने कहाँ आक्रमण किया था? नगरकोट। उसके बाद 1014 यह तब कहाँ आक्रमण करता है? थानेश्वर। हम ये थानेश्वर 1014 विश्व का आक्रमण होता है थानेश्वर। अब आप देखिए भारत में, जैसे आगे आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत महत्वपूर्ण थी। अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेस कोई था उत्तर भारत का, तो वो था कन्नौज, जहां त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर बिहार वंश का। और हर कोई शासक ये चाहता था कि कन्नौज पर शासन करे। मगध साम्राज्य में, मगध राजधानी में थे, आपको पढ़े थे मगध शासन में। उस समय जो भी राजा था सबसे महत्वपूर्ण प्लेस कौन माना जाता था? कन्नौज। तो कन्नौज पे जिसका विजय हो जाता था वो पूरे भारत पर विजय माना जाता था, उत्तर भारत पर। तो इसका अगला आक्रमण चलेगा महमूद गजनवी का, वो कहाँ चलेगा? कन्नौज। कन्नौज पर आक्रमण करता 1018 वर्ष पे। 1018। देखिए 1018 जब इसने आक्रमण किया, आया कब था? 1000 कई वर्ष बीत चुका है, 18 वर्ष। और दूसरा देखिए कि आज तक कोई युद्ध हारा ही नहीं, कोई युद्ध नहीं हारा आज तक। तो जितने भी भारत के शासक होंगे डरे रहेंगे कि मजबूती से खड़े रहेंगे? हुआ यही। 1018 ईस्वी में जैसे इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पे चल रहा था गुर्जर प्रतिहार वंशों का शासन, और जैसे उन लोगों ने यह सुना कि महमूद गजनवी आ रहा है, ये छोड़ भाग गए, बिना लड़े छोड़ करके भाग गए। यानी कन्नौज बिना लड़े जीत गए। कौन? महमूद गजनवी। कौन भैया? महमूद। एक क्वेश्चन बनता है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां पर महमूद गजनवी बिना लड़े पहली बार जीता? कौन स्थान था? कन्नौज। और जो सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता था उसको उसने बिना लड़े जीत लिया। यद्यपि महमूद गजनवी भी डरता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ये महत्वपूर्ण प्लेस है। जैसे लोग दिल्ली सल्तनत आने से डरते थे, वैसे ये किससे डर रहे थे? कन्नौज। और ये भी समझिए बेटा, जैसे अभी आपने इससे क्या सीखा, गजनवी ने जितना ज्यादा डरा, जितनी आसान थी उतनी टफ थी। वैसे आप भी अपने जीवन में याद रखें, जो कंपटीशन जितना टफ लगे उतनी आसानी से आप निकालेंगे। आईएएस एग्जाम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है,
और सबसे आसान तरीके से आप इसको निकालेंगे जब आप गजनवी की तरह आएंगे। पहले सारे एग्जाम को जीतते हुए आएंगे, आईएएस वाला एग्जाम खुद ही डर जाएगा, बिना डरे तुमको जिता देगा। सारे एग्जाम जीत के जब किसी को पता चल जाए भैया उसका पीसीएस भी निकला है, समीक्षा भी निकला है, लोअर से निकलते हुए चला आ रहा है, हर एग्जाम बीट करते चला आ रहा है, एग्जाम अपने आप बीट कर लेंगे आप। तो ठीक इसी तरीके से भी आप समझिए अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद आता है 1025-26 में इसका सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई था, सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, गुजरात का प्रसिद्ध शिव मंदिर सोमनाथ को इसने तोड़ा। ये ऐसा इसका अभियान था जिसका अंतिम अभियान भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसका सबसे भयंकर आक्रमण यही था। 1025-26 में गुजरात के प्रसिद्ध शिव मंदिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। उसमें यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। कहते हैं कि यहाँ पर गजनवी ने पहली बार ये सिद्ध किया था कि वह इस्लाम धर्म का प्रबल प्रवर्तक है और इसके इस अभियान से तुर्क वाले बहुत खुश हुए थे, इसके इस अभियान से। और खुश होने का कारण क्या था? इसने पहली बार ऐसी चीज को इसने पहली बार इसको किया था कि ये जब भारत आया तो करीब करीब 50,000 लोग को मार डाला। ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले थे, 50,000 लोग को मार डाला। जितने भी मंदिर वहां पर थे, जितने मंदिर वहां पर थे, सबको उसने पूर्णतः नष्ट कर दिया। अकूत प्रॉपर्टी यहां से लूटी। किसने? महमूद गजनवी। और कहते हैं कि जब वो यहां से प्रॉपर्टी ले जाने लगा तो उसे कम से कम हजारों घोड़ों और ऊंटों की आवश्यकता पड़ी थी। इतनी प्रॉपर्टी यहां से लूटा था एक स्थान से। कहां से? गुजरात के सोमनाथ मंदिर से वो हजारों ऊंट और घोड़े पर लाद करके इतनी प्रॉपर्टी लेके गया था। आप सुनिए, इस पूरी पूंजी का उसने उपयोग कहां किया? इस पूरी पूंजी का उपयोग उसने मध्य एशिया के खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने में किया, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने का कार्य किया उसने वहां पे, और उसने उस शहर को इतना खूबसूरत बनाने का प्रयास किया। किसको? मध्य एशिया। किस पैसे से? जो पूंजी उसने प्राप्त किया था सोमनाथ मंदिर को लूट करके। अब इससे फिर वही बात होती है, धीरे धीरे। और उसने एक इसका इतिहासकार था जिसका नाम था फिरदौसी। कौन भैया? फिरदौसी। अभी कहते हैं कि इससे इसने पूरी प्रॉपर्टी तो बना ली, लेकिन ये भी तो सच था कि जो लूट का माल है कुछ ही दिन रहेगा, हमेशा रहेगा, कुछ ही दिन रहेगा। धीरे धीरे वो माल समाप्त होना चालू हो गया, धीरे धीरे इसका वर्चस्व समाप्त होना चालू हो गया। जितनी प्रॉपर्टी है तो उसने ऑलरेडी खत्म कर दिया था। किसको बनवाने में? वहां के महल बनवाने में, लाइब्रेरी बनवाने में। कहते हैं इसने सबके लिए पक्के मकान बनवा दिए, इसने ऊंची ऊंची लाइब्रेरियां बनवा दी शिक्षा के लिए, ताकि लोग शिक्षित हो सके, देश की अन्य संस्कृत सभ्यता को भी जान सके, तुर्कों की संस्कृत सभ्यता के अतिरिक्त भी। इसने बहुत सारी लाइब्रेरियां खुलवा दी। अन्य इतिहासकार कई देशों से इसने मंगाए जो वहां के लोगों को शिक्षित कर सके। यानी इसका मुख्य मकसद था मध्य एशिया के लोग कैसे रहें? शिक्षित रहें। और इसने इसलिए पूरा प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी खत्म होने लगी तो लोगों की शिक्षा के प्रति रुचि भी खत्म होने लगा और अन्य भी स्थितियां समाप्त होने लगी। 1027 ईस्वी में अंतिम बार भारत आता है। अंतिम बार सोमनाथ मंदिर। अच्छा, आया क्यों था ये सोमनाथ वापस 1027 में आया क्यों? क्योंकि जब ये यहां से वापस जा रहा था लूट करके सोमनाथ मंदिर को, तो इसको एक जात जिसे जाट कहा जाता था, जाट जातियां, इसको बहुत परेशान की, बहुत ज्यादा। इतना परेशान की कि इसको कई युद्ध लड़ने पड़े वहां तक पहुंचने में, अपने स्थान तक कई युद्ध लड़ने पड़े और बहुत ज्यादा घायल हो गया था, चोट बहुत लग गया था। अब दोबारा जो 1027 ईस्वी में आया था, इससे एक ही मकसद से आया था, जाटों को हराना है। किस मकसद आता है? जाटों को हराना। और ये अपने मकसद से सफल भी हो गया था। क्यों? क्योंकि जब ये वापस आता है 1027 में तो सिर्फ जाटों को हराने के मकसद से आया था, और इसने क्या किया? जाटों को क्या कर दिया था? पराजित भी कर दिया था। कंफर्म। उसके बाद अंतिम पॉइंट इसका आता है, महमूद गजनवी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसको सुल्तान कहा गया था। क्या कहा था? सुल्तान। जो वहां के तुर्की के जो खलीफा थे उन्होंने इसको सुल्तान कहा था। किसको? कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आता है गौरवंश। कौन आता है? गौरवंश कौन आता है? अब गौरवंश में आप देखेंगे, आप आएगा यहाँ पे 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर का शासक बनता है। मोहम्मद गोरी कौन था? गजनवी के साथ था। ठीक है, ये गौर का शासक बनता है और यहीं से उसने हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। कौन? मोहम्मद गोरी। और भारत में साम्राज्य, अच्छे मोहम्मद गजनवी तो लौट के चला जाता था, लेकिन मोहम्मद गोरी जो भारत में और साम्राज्य विस्तार के नियत से आया था। किस नियत से आया था? साम्राज्य विस्तार से आया था।
तो 1173 मोहम्मद गोरी गौरवंश पे शासन बैठता है और ये साम्राज्य विस्तार की नीयत से आगे बढ़ता है। मुल्तान सिंध तो पहले जीत चुका था। इसका पहला अभियान होता है 1173-75 ईस्वी में मुल्तान पर। कब होता है? 1175। और मुल्तान पे क्या करता है? ये जीत लेता है। 1178 पर गुजरात पर हमला। देखिए ये पहला हार है किसका? गोरी वंश का। किसका? गोरी वंश का। मोहम्मद गोरी के भारत में पहली हार। बात यह थी कि महिलाओं को कमजोर मत समझिए, इतिहास सिखाता है। अगर अपने पर आ जाए तो दुर्गा है, लक्ष्मीबाई है, काट के फेंक देंगे। हाँ, इज्जत कर रहे हैं आपकी तो अच्छी चीज है। तो ये रिस्पेक्ट ये दिखाता है। जो भीम पहली बार इनको समझ में आया कि पुरुषों की बात छोड़िए, महिलाएं चाहे तो हमको भारत प्रवेश न करने दें। क्यों? जब ये आए आक्रमण करने 1178 पे गुजरात पे आक्रमण किए तो उस समय गद्दी पर बैठा था चालुक्य वंश का राजा भीमद्वितीय, जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। चालुक्य वंश का राजा भीमद्वितीय। अब जब ये लोग आक्रमण इसी नियत से करने आए थे, छोटा सा बच्चा हरा देंगे हम, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि उस समय वहां की जो महारानी थी, यानी चालुक्य वंश के राजा भीमद्वितीय की माता, जिनका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। नेतृत्व उनके हाथ में था। वो केवल गद्दी बैठ चुकी महिलाएं गद्दी पर नहीं बैठ सकती थी, वो बैकडोर से शासन किया करती थी। इसलिए क्या हुआ था कि उन्होंने गद्दी पे भीमद्वितीय बैठाया था और गोरी यही समझा था कि चलेंगे, बच्चा मार के जीत लेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे बैठा तो कहते हैं कि नायिका देवी इतना खूबसूरती के साथ उसने गोरी सेना का सामना किया और थार का मरुस्थल जो है राजस्थान, उसी के चारों तरफ से जब जैसी सेना आई, इसी गोरी पहली बार सीखा था। अभी यही तरीका अपनाएगा किसके लिए? ओ क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान के लिए। ये सीखा था इसने नायिका देवी से, ये युद्ध का कौशल। जैसे ही ये गोरी वंश का मोहम्मद गोरी भारत आता है और थार में प्रवेश करता है, वैसे नायिका देवी अपने सैनिकों को पीछे से भेज देती है और ये इनकी देवी जो नायिका देवी थी आगे से आक्रमण करती है। इधर एक तरफ से ये मारना शुरू करती हैं और पीछे से सैनिक मारना शुरू करती है। यानी गोरी को दो तरफ से लड़ना पड़ता है, एक आगे की तरफ से और एक पीछे। सेना दो भागों में बढ़ गई और टूट गई और तुरंत उठी, क्योंकि सेना दो भागों में बंटने थी। और इसके अतिरिक्त भी इसने पूरब से भी आक्रमण कर दिया, पश्चिम से भी आक्रमण कर दिया। पूरी की पूरी मोहम्मद गोरी की सेना घबरा गई कि आक्रमण करे तो लड़े किधर से लड़े, क्योंकि चारों तरफ से दो रहा था। और ये थी नायिका देवी का दिमाग। यही मोहम्मद गोरी सीखेगा अभी आगे, इसी पद्धति का प्रयोग करता है। भारत के लोग भारत से नहीं सीखे, लेकिन इसने सीखा। अब उसने क्या किया? माउंट आबू पर्वत के पास इस पराजित होकर के वापस चला गया। कौन? मोहम्मद गोरी। ये गोरे वंश का पहला हार था। कहाँ? भारत। किसने हराया था? भीमद्वितीय के शासन काल में। लेकिन नेतृत्व किसका था? नायिका देवी। इतिहास नायिका देवी को याद भी नहीं करता, कभी याद नहीं। एग्जाम में नायिका देवी क्वेश्चन में नहीं आता, आएगा भीमद्वितीय। पूछा किसका शासन था? भीमद्वितीय। लेकिन आप देखेंगे तो वास्तव में लड़ाई किसने लड़ी थी? नायिका देवी। उसके बाद अब उसने क्या किया? सोच दिया कि भाई छोड़ो, इतना डर गया वो कि महिलाएं बड़ी वीरांगना, पुरुष कितने होंगे। उसने छोड़ दिया, न गुजरात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, न पंजाब की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, छोड़ दिया। मतलब यहाँ से आ रहा था ना था रास्ता होते हुए, छोड़ दिया इसने कि हमको ना गुजरात जीतना है और हमको क्या जीतना है? पंजाब। अब इसने अपना रास्ता ही बदल दिया। अब ये रास्ता किधर तरफ चला गया? पाकिस्तान की तरफ। 1189 ईस्वी में पेशावर में, 1189 में कहाँ बैठा? पेशावर में। उसके बाद 1181 में कहाँ बैठा? लाहौर में। 1185 में सियालकोट। कौन भैया? सियालकोट। और उसके बाद 1189 ईस्वी में भटिंडा। कहाँ भैया? अब देखिए सियालकोट में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक गद्दी पर बैठता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से गजनवी वंश का समाप्त हो जाता है 1185 ईस्वी में। 1189 ईस्वी में भटिंडा जो पड़ता कहाँ है? पंजाब। ये क्षेत्र किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी राजा उस समय का था, बहुत ही प्रतापी राजा उस समय का था। तो चौहान वंश का राजा था। लोग इस नाम से डरते भी थे कि ठीक ठाक है, ताकतवर राजा है। उधर देखिए गोरी ने उधर जाने से मना कर दिया, गुजरात और पंजाब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसे पता था कि रानी बैठी है नायिका देवी और हमें खलनायिका बना देगी, इसलिए उधर गए ही नहीं।
वापस चले आए इस साइड पे, मुल्तान को जीता, पेशावर को जीता, सियालकोट को जीता, यानी जा किधर रहे पाकिस्तान वाले इस साइड किनारे से प्रवेश कर रहे हैं बेचारे, और पहुंच गए पंजाब के बठिंडा। यहाँ भी गलती कर बैठे। यहाँ पे शासन था पृथ्वीराज चौहान। किसका उड़ा? पृथ्वीराज चौहान का। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने सुना कि बठिंडा पर कोई आदमी आया है मोहम्मद गोरी, उसने मेरे कब्जे कर लिया बठिंडा पर, और ये बात गोरी को पता भी नहीं थी। पर जब गोरी को पता नहीं थी, बात जैसे उसे पता चलता उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस बात को लेकर के, और वह तुरंत उसने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वो होता किसके किसके बीच है? वो होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, क्लियर हो गया? विजय कौन होता है? मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान। दूसरी हार मोहम्मद गोरी की। पहला किसने हराया था? नायिका देवी के नेतृत्व में भीमसेन द्वितीय। दूसरा कौन हराया? पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, ये कहते हैं कि राजपूतों की एक, अच्छा यहाँ पर दो इतिहासकार दो विचार लेके आते हैं बाबू। एक इतिहासकार क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो उसने मोहम्मद गोरी को जान से नहीं पाया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा ये कहते हैं, दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की कोई गलती नहीं थी, वो एक्चुअली राजपूत था, और राजपूतों की एक कहानी होती है, वो एक इनका एक सिद्धांत होता है युद्ध लड़ने का, और सिद्धांत ये युद्ध लड़ने का होता है कि शाम के बाद युद्ध नहीं लड़ते, पहली बात तो। दूसरी बात ये था, अगर कोई राजा पीठ दिखा के भाग रहा है तो पीछे से वार नहीं करते, जब भी मारेंगे सीने पे मारेंगे, पीछे से वार करेंगे ही नहीं, चाहे जीते चाहे हारे। इनका सिद्धांत था। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जब युद्ध लड़ने आया था तो इसने इसलिए पीछा नहीं किया मोहम्मद गोरी का, और चूंकि पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, इसका भाई गोविंद राय पूरी युद्ध लड़ाई लड़ता है। कौन? क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान का भाई एक था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। गोविंद राय इतनी बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है कि कहते हैं कि गोरी उठने लायक भी नहीं बचा था, और ये चाहते तो वहीं गोविंद क्या नाम है कि गोरी को मार दे, एक वंश समाप्त हो जाता है, हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन गलती इनकी पढ़ना हमको पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही मोहम्मद गोरी घायल हुआ, ये जानता था राजपूतों की बात को कि राजपूत कहीं पीछे से वार नहीं करते, इसने क्या किया, तुरंत पीठ दिखा दी, ऐसे किया, और उसके ऐसे ही भाग गए। और जब ऐसे भागा तो गोविंद राय ने पीछा करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं कि राजपूत कहीं पीछे से वार नहीं करते थे। इन्होंने इसी सिद्धांत का फॉलो किया और इसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन सुनिए, मोहम्मद गोरी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहां से वापस चला गया। एक साल बाद फिर से वापस आता है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1152। इस बार उसने उन सभी चीजों से सीखा कि आखिर हम पृथ्वीराज चौहान से हारे क्यों, आखिर हम नायिका देवी से हारे क्यों। उसने सारी चीजों को सीखा और उन सभी चीजों को अपने सेना में शामिल किया। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब उसके पीछे हारने का क्या कारण होता है? मुख्यतः दो कारण। पहली बात यह कारण है कि भारत में जैसे पृथ्वीराज चौहान ने उसको वहां खदेड़ दिया, वो भूल गए कि कोई मोहम्मद गोरी आया भी था। वो मगन हो गए अपनी दुनिया में, अपनी तरह जीवन जीना चालू कर दिए, बिल्कुल भूल गए कि कोई युद्ध किया अभी तक हमने। जबकि मोहम्मद गोरी बिल्कुल नहीं भूला था, उसने पूरे एक साल में इन सभी युद्धों से सीखा और उसने और तैयारी किया कि किस तरह में चलना है और किस तरह से हमें दोबारा पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करना है। एक कार्य था। दूसरा जयचंद कहते मोहम्मद गोरी को दोबारा यहाँ बुलाया था। यहाँ से विवाद उत्पन्न होता है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में, जहां मैंने बताया था कहानी आपको कि जयचंद की बहन थी संयोगिता, जिसका प्रेम विवाह करना चाहता पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज की इस पक्ष में जयचंद नहीं थे। लेकिन जब जयचंद की बात पता चलती है तो ये जयचंद की सिस्टर पृथ्वीराज चौहान की बात पता चलती है तो जयचंद की बहन को भगा ले जाते हैं, जिससे जयचंद बहुत नाराज होता है और ये मोहम्मद गोरी को बुलाता है। तो गोरी को अब ये दूसरा तरीका मिल गया। पहला तो मिला उसने युद्ध तैयारी कर ली,
दूसरा ये मिला कि अब इस भारत में कोई ऐसा बंदा है जो इसकी मदद करेगा। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब मिल गया। कौन? जयचंद। तो जैसे अब अभी बाबर को भी मिला था, आगे मैंने उस दिन पढ़ा था आपको कि बाबर को भी दौलत खान मिला था, तब वो वापस आया था। एक भारत में जब कोई मदद करेगा तभी वो शासन कर सकते थे। वो घर का वेदी लंका डाले, जब तक कोई यहाँ वाला मदद नहीं करेगा तब तक बाहरी लोग आपके घर में कुछ इंटरफियर भी नहीं कर पाएंगे। Am I right or wrong? Yes. तो ऐसे यहाँ भी हुआ, तो जयचंद की मदद भी मिल गई। अब इस बार जब आया कौन? मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ आया। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसके बाद सुनिए, तो ये हारे कैसे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ऐसे हारे, ये इस बार इसने उस पद्धति का प्रयोग किया जिसको नायिका ने इसके लिए प्रयोग किया था। यानी सैनिक इधर से आगे बढ़ते तो जयचंद की मदद से उसने अपनी सेना को पीछे से भी लगा दिया, पूरब से भी लगा दिया, दक्षिण से भी लगा दिया, पश्चिम से लगा दिया। एक इसकी पद्धति थी, नायिका इसने लगा दिया। दूसरा, जो भारत के पृथ्वीराज चौहान थे, ये किससे युद्ध करना जानते? भाला जानते थे, हाथी घुड़सवारी करना जानते थे, तीर उर कम चलाना जानते थे। तो मोहम्मद गोरी ने तीर लेकर के आया था। ये पहले से पहाड़ की साइड से पहले अकूत तीर छोड़ा, लगातार तीर छोड़ता रहा एकदम। और इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना केवल तीर संभालती रही, तीर संभालती रही। उधर तीर आदमी को नहीं दिख रहा, केवल तीर आ रहा है बस, तो केवल तीर संभालती रही कि तीर कितना आ रहा है। और शाम हो गया, थक गए लोग। क्यों? इनके पास भाला था, हथियार थे, दौड़ दौड़ तीर संभाल रहे थे, और वो लोग एक स्थान से खड़े होकर केवल तीर छोड़ रहे थे। तो कौन थकेगा? पृथ्वीराज चौहान सेना या उनकी सेना? जब उन लोग को पता चल गया गोरी को कि अब इनकी सेना थक चुकी है, तब उसने लगभग शाम को एकदम, जो राजपूत युद्ध नहीं लड़ता था, नियम से लड़ते थे, वो लोग शाम को आक्रमण किए और पृथ्वीराज चौहान की सेना बिल्कुल थक चुकी थी। उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेरने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं और इस तरह तराइन का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसमें किसकी मौत हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ सब पर इसका अधिकार हो जाता है। किसका? गोरी का। लेकिन गोरी यहाँ रुकता नहीं है, इस सारे क्षेत्रों को इसका गुलाम था जो इसके साथ हमेशा रहता था। 3 गुलाम मिलता था आपको, जिसमें सबसे प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 गुलाम थे ना, एक का नाम कुबाचा था, एक नाम यल्दौज था और एक नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे प्रतापी था। ये तब यल्दौज और कुबाचा भी सब एक समर के धुरंधर थे, लेकिन सबसे प्रमुख कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारे शासन को कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर के चला गया। 1194 में पुनः आता है और इस बार होता है चंदावर का युद्ध। कौन भैया? भारत में इनका निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में यह युद्ध हुआ गोरी बनाम जयचंद के बीच, जो गढ़वाल वंश का शासक था। चूंकि जयचंद ने यह सोचा था कि ये लुटेरा है, गजनवी कौन था? लुटेरा। तो गोरी भी क्या होगा? लुटेरा। और लूट करके क्या होगा? चला जाएगा। शासन किसको दे देगा? मुझे। लेकिन शासन से किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात जयचंद को अच्छा नहीं लगा। अब जयचंद भी मोहम्मद गोरी का विरोध करने लगा। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, गोरी बनाम जयचंद। जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था और इस बार भी जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। 3 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 तराइन का चंदावर का। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एक तो गोरी के विस्तार करने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले कारण था उसके पास जो सेना थी वो बहुत ताकतवर सेना थी। दूसरी बात ये थी, अगर राजा अच्छा है, सेनापति और उसके साम्राज्य अच्छा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक आपके पास कुशल शासक है, जैसे अगर आपका टीचर अच्छा है तो बच्चों का सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर टीचर अच्छा है, बच्चे कितने गंदे, उससे क्या मतलब है? वो सबको सुधार सकता है। अगर गुरु द्रोणाचार्य मिल जाए तो अर्जुन बनने में देर थोड़ा लगता है। इसी तरीके से भी था सेनापति, इसका राजा अच्छा था मोहम्मद गोरी, इसलिए इसके सेनापति भी एक से बढ़ के एक थे। एक तो कुतुबुद्दीन देखा आपने, एक यल्दौज देखा आपने, एक कुबाचा देखा आपने, एक और पैदा हो गया जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने पूर्व की तरफ विस्तार करना शुरू कर दिया। एक पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, एक उत्तर की तरफ देख रहे हैं, एक दिल्ली सल्तनत की तरफ भाग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरब की तरफ कौन जा रहा है?
बख्तियार, सब गोरी वंश के कोई और है? गोरी के ही है। तो एक बताइए, जब एक व्यक्ति इधर पूरा शासन करना शुरू कर देगा, एक इधर शासन करना शुरू कर देगा, दूसरे क्षेत्र जीतना चालू करेगा, तो एक ऐसी स्थिति है ये पूरा का पूरे भारत में किसका कब्जा हो जाएगा? गोरी। तो ये लोगों ने यही रणनीति अपनाई, अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग लोगों को भेज दिया। अच्छा, सब एक से बढ़ के एक है, सब कमजोर है, सब ताकतवर है, और नेतृत्व कौन कर रहा था? गोरी। वहां से बढ़ करके कुतुब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने पूर्व में विस्तार करना शुरू कर दिया। 1203 में इसने बिहार विजय कर लिया। क्या कर लिया? 1203 में बिहार। और ये वही युद्ध था जिसमें बख्तियार जब बिहार पहुंचता है तो देखता है एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे के पूरे भारत की सबसे न्यू मानी जाती थी और बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध प्लेस था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में लोग उस समय ही पढ़ा करते थे, हजारों की संख्या में। उस समय के विद्यार्थी नहीं, भारत लाखों से संख्या थे, 1200 कुछ वहाँ टीचर अध्यापक थे जो वहाँ पढ़ाई करते थे। अब उसको कंफर्म आंकड़ा में नहीं बता सकता, उसके लिए सॉरी, लेकिन कहते हैं कि वो उसको गया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ डाला, किताबें जला दी, लाइब्रेरियां जला दी, और कहते हैं बहुत दिनों तक वो लाइब्रेरी ऐसे ही जलती रही, इतना ज्यादा उसमें किताबें थी। किसने किया था तोड़फोड़ वहां पे? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस अभियान के दौरान? 1203 में बिहार के अभियान के दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः जला दिया। फिर 1204-5 उसने बंगाल विजय कर लिया। 1206 में किसको भी जीते उसने? असम। यानी पूर्णतः पूरब की तरफ जीतता चला जा रहा। बिहार जीता, बिहार बाद पश्चिम बंगाल जीता, पश्चिम बंगाल बाद किसको जीता? असम। यानी पूर्वोत्तर राज्यों पर भी उसका धीरे कब्जा हो रहा है। पश्चिमोत्तर उधर पूरा पश्चिम बंगाल कब्जा हो गया, बिहार कब्जा हो गया। नीचे कौन आ रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है। नीचे कौन आ रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक साम्राज्य किसका हो रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उधर कौन बढ़ गया? बख्तियार। और इस साइड कौन आ रहा है? यलदौज और ख्वाजा। इधर जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर जो नीचे क्षेत्र आ रहा है, इधर कौन आ रहा है? यलदौज और ख्वाजा। यानी एक तरीके से पूरे भारत पर शासन करने के लिए 4 बंदे निकल चुके हैं। एक बख्तियार खिलजी, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यलदौज और एक कौन? ख्वाजा। और चारों किसके बंदे हैं? गोरी। किसके बंदे? गोरी। यानी गौर वंश का शासन धीरे धीरे विस्तार की नीति अपनाते चले गया। अब गजनवी गोरी में ही अंतर था, गजनवी लूट कर चला गया, उसने अपने आप विस्तार किया, लेकिन अब यहीं पे शासन करने के नियत से रुक रहे हैं। कौन? गौर वंश वाले। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ ही, अच्छा मोहम्मद गोरी सिर्फ यहाँ आया ही नहीं था, उसने एक सूफी संत को अपने साथ लाया था जिसका भारत में बहुत औचित्य है, मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में लाया था। और कहते हैं इसी के आने के बाद भारत में चिश्ती वंश की शुरुआत हुई। किस शुरुआत हुई? चिश्ती वंश। भारत में चिश्ती वंश की शुरुआत हुई। उसी के बाद कब? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था और उसने अपना ठिकाना कहाँ बनाया था? अमेरिका, अजमेर में। कहाँ भैया? अजमेर में चिश्ती दरगाह है, सुने होंगे, लोग वहां जाते भी हैं। तो अजमेर का जो चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था और अजमेर को अपना क्या बनाया? ठिकाना। यहीं से भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत। कौन चिश्ती संप्रदाय भारत में आया था? मोहम्मद गोरी। कौन आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके अगला होता है, अच्छा गोरी भारत में जब आक्रमण करने आया तो गोरी ने एक रणनीति और सीखी थी। रणनीति ये सीखी थी कि देखिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताया कि भारत में आप तभी भारत में धार्मिक संप्रदाय वाले बहुत हैं। यहाँ धर्म के नाम पर आप किसी कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसा आप भी आभास करते होंगे। मोदी जी तो आप देखते हैं इस चीज को कि अब जब ये भारत में आया तो आपने ये देखा कि जब ये गोरी भारत में आया तो उसने जो सिक्के चलवाए थे, सिक्के इसने चलवाए थे, उसमें क्या हुआ था? एक ने लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी और एक तरफ उसने लिखा था अपना नाम मोहम्मद बिन साहब। क्या लिखा था? मोहम्मद बिन साहब। अब कहते हैं इसने लक्ष्मी की मूर्ति क्यों बनाई थी? लक्ष्मी तो हिंदू की देवी है, इसलिए बनवाई थी कि यहाँ लोग निवास करने वाले किस जात के थे? हिंदू। इसलिए इसने क्या सोचा कि हम यहाँ पे हिंदुओं को खुश करने के लिए इसने किसकी मूर्ति लगवा दी थी यहाँ पे? कन्फर्म। तो मूर्ति सिक्कों किसका था?